नीचे उतरो, योगेश ने कहा, लेकिन करण तेज था। इससे पहले कि योगेश चिल्लाना शुरू कर पाता, वह दीवार से नीचे कूद चुका था। बूम! एक सेकंड बाद उसके ऊपर हवा का एक विस्फोट हुआ, जब लंबी चोंच वाला एक पक्षी ने मानो में से एक की ओर हमला किया। मानो मुश्किल से पैर से चूक गया और वह नष्ट होने वाला था। अचानक सुनहरे कवच वाला अधिकारी आगे बढ़ा और टावर शील्ड से हमले को रोक दिया। अधिकारी स्पीयर के हमले को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन तनाव के कारण पूरा टावर हिलने लगा। स्पीयर केवल प्रारंभिक कमांडर चरण में था, तो भले ही वह एक इंसान था, उसके स्तर में अंतर के कारण उसके शरीर भी लगभग बराबर थे। फिर भी स्पीयर की हवा ने अभी भी मानो को तोड़ दिया। इसकी महत्वपूर्ण मरम्मत की जरूरत होगी। कमांडर ने एक भाला निकाला और स्पीयर की छाती पर वार कर दिया। स्पीयर की असली नष्ट हो गई, क्योंकि भाले ने उसके अंदरूनी भाव को नष्ट कर दिया था। अधिकारी ने लात मारकर स्पीयर को दीवार पर फेंक दिया। अधिकारी चिल्लाया जब उसने अपने बगल के सैनिक को देखा। अंग नष्ट हो गए थे। इसे ठीक करने में लगभग 1 मिनट लगेगा। चांदी की वर्दी पहने एक सैनिक चिल्लाया। जैसे ही वह उसने एक नया अंग बुलाया। एक अंग कास्बो के सामने का लंबा हिस्सा था। यह वह हिस्सा था जो तार को अपनी जगह पर रखता था। रक्षात्मक स्थिति में टावर के सामने कदम रखने ही अधिकारी ने तुरंत कई आदेश दिए। पिछले कुछ घंटों में ऐसा दूसरी बार हुआ था। करण पहले से ही 4 घंटे से अधिक समय से देख रहा था और सीख रहा था। इस अंतिम 4 घंटों में करण ने बहुत सारी जानकारी सीख ली। हर पल वह दूसरों को लड़ते हुए देखने और अधिक सीख रहा था। अब तक मामला थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। फार्मिंग लहर भी तुलना में कम जानवर थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे थे। जादूगर अभी भी उन सभी शक्तिशाली जानवरों पर बमबारी कर रहे थे जिन्हें उन्होंने देखा था, लेकिन उन्हें लगातार गोली चलाने की जरूरत नहीं थी। फिर केवल फार्मिंग कमांडर चरण में था। यही कारण है कि जादूगरों ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। इस कमजोर जानवरों में से निपटना मानो का काम था। योद्धा मानो फायर करने में अच्छे थे और उनकी हिट दर 95% से अधिक थी। फिर भी 95% का मतलब है कि 20 हिट में से एक अभी भी चूक जाएगा, और यह फिर उन चूकों में से एक था। लेकिन जादूगर मारने उसके में और भी बेहतर थे। पिछले कुछ घंटों में उन्होंने केवल एक ही जानवर को घुसने दिया था, जो कि पिक कमांडर स्टेट फियर था। फिर पहले से ही बहुत तेज था, और जब गति की बात आती है तो पिक कमांडर स्टेट पर एक अपनी ही कक्षा में था। यहाँ तक कि जादूगर भी उस तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे। लेकिन इससे पहले कि स्पीयर जादूगर तक पहुंच पाता, उसका सिर अचानक फट गया और उसका शरीर वॉरियर पैराडाइज के नीचे पहाड़ से टकरा गया। करण ने यह नहीं देखा था कि स्पीयर को किसने मारा था, लेकिन वॉरियर के स्वर्ग में ऐसी विनाशकारी शक्ति वाली केवल एक ही चीज थी जिसने हमला कर दिया था। करण ने केवल एक पल के लिए एक काली लकीर चमकते हुए देखा था। शुरुआत में उसे यकीन नहीं था कि वह काली लकीर क्या थी, लेकिन जब उसने दिन का हाथ में काला भाला लेकर दीवार पर खड़ा देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह क्या था। उसने भाला को फेंका था और भाला अपने से लौट आया था। तलवार पहले से ही थोड़ी तेजी से अपनी आप चल सकती। टू फास्ट स्टेट पर एक शक्तिशाली हथियार बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब तक दोपहर हो चुकी थी। योगेश ने जो कहा था उसके अनुसार अजागता का दिन पूरे दिन नहीं गुजरेगा। यह आमतौर पर दोपहर में शाम जल्दी बंद हो जाएगा। इसका मतलब था कि लगभग आधा समय पहले ही बीत चुका था। 4 या उससे अधिक घंटे और अजागता का दिन समाप्त हो जाएगा। करण फिर से दीवार पर कूद गया और देखता रहा। अब तक वह जादूगरों की भयानक शक्ति का आदी हो चुका था। एक जादूगर की तुलना एक योद्धा से करने का कोई तरीका नहीं था। एक जानवर को मारने के लिए लंबी लड़ाई के दौरान योद्धा की टीमों में लड़ने की जरूरत थी। इस बीच एक जादूगर से निपटने के लिए 1 या 2 जादू का उपयोग कर सकता है। इससे भी अधिक, जादूगर न केवल विनाशकारी क्षमता के मामले में अच्छे थे, नहीं वे भी योद्धा से तेज चले। वे इधर उधर नहीं भाग रहे थे, लेकिन समय समय पर वे बिल्कुल उन्मत्त गति से किनारे की ओर गोली चलाते थे। यह मन करण के बारे में रोहित की कक्षा में सुना था। 90% से अधिक जानवर जादूगर के करीब भी नहीं पहुंच सकते। जादूगर द्वारा मन का उपयोग करने के बाद जो 10% करीब आ गए, वे खुद को फिर से बहुत दूर पाएंगे। 10% में से केवल 3% ही दोबारा करीब आने में कामयाब रहे, और उन 3% से
उस समय जादूगर दुश्मन को दूर रखने के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उपयोग करते हैं। फायर जादूगर ने एक स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए उसके सामने के क्षेत्र में विस्फोट किया। पवन जादूगरों ने अपने विनाशकारी जादू करते समय अपने प्रतिनिधि को रोकने के लिए शक्तिशाली हवा बनाई। पृथ्वी जादूगरों ने बस बाधाएं पैदा की। सभी बचे हुए जानवरों को भी अपनी मौत मिल गई। ये जादूगर केवल अपने स्तर पर जानवरों से लड़ रहे थे। वे शस्त्र नहीं छोड़ा उछाल रहे थे, लेकिन उसी समय उसी स्तर पर विरोधियों पर पहले से ही काफी प्रभावी था। अगले 2 घंटे बीत गए और जानवर और भी शांत हो गए। लड़ने वाले लगभग 10% योद्धा मारे गए थे, जो अराजकता के एक दिन के लिए औसत था। केवल एक जादूगर की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसे एक ही समय में तीसरे से निपटने के दौरान 2 अविश्वसनीय रूप से तेज जानवरों ने निशाना बनाया था। वह बस भयानक भाग्य था। सौरभ प्रतिक्रिया करेगा। अचानक एक गहरी आवाज सुनकर करण एक ओर मुड़ गया। उसने देखा कि जब उसने क्षितिज की ओर देखा तो डिन अचानक करण के पास आ गए। करण को यकीन नहीं था कि डिन इस समय किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या उसने पूछा। डिन ने करण के शब्दों को स्वीकार किए बिना कहा, एक टू-फाट जानवर ने महारानी कोबरा जोन पर हमला कर दिया है। राम इससे निपटने में व्यस्त है। करण ने गहरी सांस ली। एक सच्चा पर जानवर, रेड अलर्ट। करण ने अचानक सुनहरे कवच वाले अधिकारी को चिल्लाते हुए सुना। यह एक प्राचीन विस्फोटक पर्वत कछुआ था। डिन ने कहा, अगर मैं वापस नहीं लौटा तो सौरभ प्रतिक्रिया पूरी करेगा। किसी कारण से डिन के शब्द केवल करण के कानों में ही पड़े। यहाँ तक कि योगेश सीधे करण के बगल में था, उसे भी उनकी बातें नहीं सुनाई दी। उस पल करण की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि डिन का क्या मतलब था। राम महारानी कोबरा जोन में व्यस्त थे। अब एक टू-फाट जानवर भी स्टॉर्म ईगल जोन पर हमला कर रहा था। वॉरियर पैराडाइज में एकमात्र टू-फाट योद्धा के रूप में उस जानवर से निपटना डिन पर निर्भर था। लेकिन डिन एक योद्धा था, भले ही डिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। एक टू-फाट स्टेट जानवर शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली था। दूर घाटी में एक पहाड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यह लगभग 50 मीटर ऊंचा था। यह डिन का दुश्मन था, एक माउंटेन कछुआ। करण ने दीवार की ओर देखा। जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यह कछुआ था। करण केवल घाटी के पार एक पहाड़ को हिलते हुए देख सकता था। यह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बाईं ओर और दाईं ओर झूलता रहा। समय समय पर पहाड़ अन्य शिखरों में से एक से टकराया था, जो तेजी से कंपन करने लगता था। समय समय पर इंटरस्पियर से कुछ धातु गिरे, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी एक टुकड़े में थे। लेकिन करण को पता था कि अगर कछुए ने इंटरस्पियर्स को नष्ट करने का फैसला किया है तो वह ऐसा कर सकता है। इंटरस्पियर्स को नष्ट करना बहुत कठिन था। यही वजह है कि यह उसके चारों ओर घूमता था। यदि इतना विशाल शिखर कछुआ पर गिर जाए तो भी ऐसा महसूस होगा। इंटरस्पियर का वजन बहुत ज्यादा था। जादूगरों को रेड अलर्ट प्रोटोकॉल, सुनहरे कवच वाले अधिकारी ने चिल्लाया। करण ने नजर घुमाई और दीवार पर जादूगरों को इधर उधर घूमते देखा। उनमें से लगभग आधे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, जबकि बाकी लोग शक्तिशाली उड़ने वाले जानवरों पर हमला कर रहे थे। बंजर भूमि में जादूगर योद्धा के सड़क के करीब पीछे हट गए, क्योंकि उनमें से आधे लोग अचानक आकाश की ओर उड़ गए। उन्होंने अपने कूदते ताबीजों को सक्रिय कर लिया था। शिकारी भी उत्तर की ओर पीछे हट गए। अब तक वॉरियर पैराडाइज के पूर्व से पश्चिम की ओर एक रेखा में जारी रही थी। अब यह उत्तर की ओर बढ़ गया, जिससे विभाजन रेखा में एक उभार बन गया। उभार योद्धा का सड़क था। इसका मतलब था कि एक जानवर योद्धा के सड़क पर हमला करेगी और कम जानवर शिकारी पर हमला करेगी। थोड़ी देर के बाद जानवर योद्धा के सड़क के करीब आ गया। बंजर भूमि में शेष जादूगरों ने जानवरों पर बमबारी की, लेकिन दबाव के साथ साथ उनकी कम संख्या के कारण कई जानवर अंदर आ रहे थे। धमाका! अचानक जानवरों में से एक नीचे की जमीन समेट में अलग हो गया। अभी अभी शहर के मध्य में मन मूर्ति हरी रोशनी में चमक उठी। उसी समय मन मूर्ति के आधार पर कुछ मन पत्थर, जो शुद्ध पवन मन को इकट्ठा कर रहे थे, दुर्दश हो गए थे। मन मूर्ति समय समय पर हरे रंग में चमकती रही और अंत में कोई भी जानवर वॉरियर के सड़क तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। कई जानवरों ने देखा कि अन्य जानवरों की रहस्यमय मौत हो रही है
और उन्होंने योद्धा के वक्त बचने का फैसला किया। उन्होंने आगे उस उत्तर की ओर यात्रा की जहाँ शिकारी इंतजार कर रहे थे। शिकारियों के लिए दबाव सामान्य था। फिर जब रेखा पीछे हट गई तो उन पर दबाव कम हो गया। नहीं, अतिरिक्त जानवरों ने उत्तर की ओर बढ़ने से दबाव सामान्य हो गए। जब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध था, इतने सारे जादूगरों को वॉरियर के स्वर्ग में वापस कूदने में के बाद वन मूर्ति को बहुत ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ा। वन मूर्ति के हर एक उपयोग में से पैसे की हानि हुई, लेकिन फिर भी वॉरियर के स्वर्ग को नष्ट होने से यह बेहतर था। योद्धा के स्वर्ग में वापस आए जादूगर सुरक्षा की संभाल रहे थे, जबकि लगभग आधे जादूगर एक विशाल में एक हुए थे। सभी जादूगर निश्चित स्थानों पर खड़े थे और उनके शरीरों ने कई छल्ले बनाए जो एक दूसरे में फैले हुए थे। जिस स्थान पर सभी अंगूठियां मिली वहां दो बूढ़े आदमी थे। उनमें से एक ने महंगे हरे रंग के लबादे पहने थे, जबकि दूसरे ने महंगे भूरे रंग के लबादे पहने थे। करण ने अभी तक भूरे वस्त्र पहने जादूगरों को नहीं देखा था, लेकिन उसने रोहित की कक्षा में के बारे में सीखा था। वे जादूगर थे जो तत्व जादू पर ध्यान केंद्रित करते थे। आत्मा, मन, रहस्य, मन, हेरफेर और ऐसी सभी चीजें तत्व जादूगर में गिनी जाती थी। सभी जादूगर मंत्र उच्चारण करने लगे। बूम! करण ने दूर से आ रहे एक तेज विस्फोट को सुना और उससे ऊपर देखा। विशाल पर्वत घाटी से बाहर निकल आया था। अब करण पूरी चीज देख सकता था। पहले नजर में यह जानवर कछुए जैसा नहीं लग रहा था। यह बिल्कुल पत्थर से बने विशाल पैरों वाला चलते हुए पहाड़ जैसा दिखता था, लेकिन पत्थर के टुकड़ों और पत्थर की मीनारों से भरा एक सिर पहाड़ से बाहर की ओर निकला हुआ था और वह अपने नीचे की हर चीज को देख रहा था। सिर काफी हद तक सड़क भड़क वाले कछुए से सिर से मिलता जुलता था। इसके पत्थर के शिकर और पत्थर के टुकड़ों करण को सड़क भड़क वाले कछुए के तराजू के आकार उभार की याद दिलाता थे। एक तरह से यह काफी हद तक ड्रैगन के सिर जैसा दिखता था। यह प्राचीन, आक्रामक, शक्तिशाली और ज्ञान से भरपूर लग रहा था। करण ने जो विस्फोटक सुना था वह माउंटेन कछुए द्वारा उठाए गए कदम से आया था। इस राक्षस को देखते ही करण की पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। यह एक चलता फिरता किला था। यह एक चलता फिरता द्वीप था। यह चलता फिरता पहाड़ था। यह बहुत तेज गति से नहीं चल रहा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह अभी भी एक शहर की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ रहा था, जो कि अभी इसकी आवश्यक गति थी। क्या यह सामान्य है? करण ने विस्फोटक पर्वत कछुए को आंखों से देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, योगेश ने बगल से कहा। करण को पहली बार योगेश की आवाज में घबराहट सुनाई दी। अजारकता के हर दूसरे दिन के आसपास एक टू फास्ट स्टेट जानवर या तो महारानी कोबरे जोन या स्टॉर्म एगर जोन में अपना क्षेत्र छोड़ देता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो राम ज्यादातर समय उनके साथ व्यवहार करता है, लेकिन मैं आज यहाँ राम को नहीं देख सकता। इसका मतलब शायद यह है कि कोई चीज उसे रोके हुई है, जो शायद एक और टू फास्ट जानवर है। करण ने सिर हिलाया। योगेश ने दिन के शब्द नहीं सुने थे, लेकिन वह सही था। डिन ने करण को बताया था कि महारानी कोबरा जोन में भी एक टू फास्ट स्टेट जानवर था। योगेश ने कहा, हर 4 साल में 2 टू फास्ट स्टेट जानवर अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तक मुझे पता है उन्होंने कभी भी एक ही समय में अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा था। 8 घंटों के दौरान 2 ऐसे शक्तिशाली जानवर एक ही समय में अपना निवास स्थान छोड़कर की क्या संभावना है? योगेश ने सोचा। न तो करण ने योगेश ने कुछ देर तक बात की। क्या आपको लगता है कि उस अचानक बदलाव के पीछे कुछ है? करण ने पूछा। योगेश ने दूर स्थित विस्फोटक पर्वत को कछुए को भौं के साथ देखा। कुछ कम और कुछ कोई ज्यादा, उन्होंने कहा। करण ने भौं उठाई। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई इंसान शामिल है? योगेश ने कहा। सामान्य शांति में है, लेकिन केवल सतही तौर पर। वहाँ तीव्र, प्रतिभाशाली और संघर्ष चल रहा है। वॉरियर पैराडाइज के विनाश कई लोग का फायदा होगा। यदि राम अपनी स्थिति और धन का सबसे बड़ा प्रतीक खो देता है तो अगर ये सहयोग होता है तो इसका बुरा नहीं होता है। सहयोग अनचाहा ही घटित हुआ, लेकिन अगर इसके लिए पीछे कोई इंसान है तो इसका मतलब है कि इंसान ने हर चीज की
योजना बनाई थी और वे सफल होने के लिए अपनी योजना में बहुत अच्छे थे। माउंटेन कछुआ काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, जिससे उन्हें तैयारी के लिए काफी समय मिलना चाहिए। लेकिन अगर योजना बनाने वाला मानव अभी भी अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब था कि विस्फोटक पर्वत कछुए की गति का हिसाब पहले से ही लगाया जा चुका था। इसका मतलब यह था कि इसकी गति कोई मायने नहीं रखती। जैसे ही योगेश और करण अधिक घबरा गए, डिन माउंटेन कछुए के पास पहुंचा और फिर माउंटेन कछुए ने दिखाया कि उसका यह नाम क्यों पड़ा। अचानक माउंटेन कछुए की पीठ में एक छेद खुल गया। छेद में अंधेरा था। करण अपनी वर्तमान दूरी से यह नहीं देख सका कि उसके अंदर क्या था। डिन कछुए की ओर दौड़ रहा था, लेकिन वह अभी भी लगभग 1 किलोमीटर दूर था। और फिर बूम! करण की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि डिन के सामने जमीन फट गई है। यह तुरंत ही घटित हुआ था। एक पल बाद डिन बिना किसी चोट के धूल के बादल से बाहर निकल आया और वह कछुए की ओर दौड़ता रहा। कुछ सेकंड के बाद धूल का बादल गायब हो गया और करण देख सकता कि विस्फोट का क्या था। यह 10 मीटर चौड़ी चट्टान थी। चट्टान के चारों ओर 50 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया था और उसके चारों ओर दरारें दिखाई दे रही थी। कछुए ने इतनी तेज गति से उस विशाल चट्टान को उसे छेद से बाहर फेंक दिया था। करण ने हैरानी से सोचा, ऐसा हमला उस विशाल आग के गोले से भी अधिक विनाशकारी था जो जादूगरों ने शक्तिशाली उड़ने वाले जानवरों को मारने के लिए बनाए थे। बूम बूम बूम! करण ने चट्टान से दूर देखा और उसने केवल एक सेकंड में 3 विस्फोट होते हुए कछुए के शरीर में और भी छेद खुल गए थे और उन एक साथ 3 चट्टानें दागी थी। लेकिन अब सीधी रेखा में नहीं, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में दौड़ रहे थे। यदि उस पर एक भी चट्टान गिरी तो वह पोकर में बदल जाएगा। उस पल करण को एहसास हुआ कि डिन वास्तव में मर सकता है। डिन हमेशा करण को खाली महसूस कराता था, लेकिन उसके सामने वह जानवर और भी खतरनाक था। बूम बूम बूम! पहाड़ पर और भी अधिक छेद खुल गए थे। उनमें से और भी चट्टानें बाहर निकल गई। एक के बाद एक विस्फोट पूरे क्षितिज पर गूंजते रहे, क्योंकि धूल ने कछुए और डिन के शरीर को अंतहीन रूप से घेर लिया था। कछुआ अब प्रति सेकंड 5 चट्टानें मार सकता था। इस चट्टानों पर फायरिंग करते समय कछुए का शरीर जरा भी नहीं हिला और वह आगे बढ़ता रहा, जैसे कि वह कुछ और नहीं कर रहा हो। यह वास्तव में कछुआ नाम योग्य था। अब तक करण अब लड़ाई नहीं देख सका। दोनों लड़कों के आसपास बहुत अधिक धूल थी, लेकिन करण ने अधिक से अधिक विस्फोट सुने, जिसका मतलब था कि डिन अभी भी वहां जीवित है। डिन को अब तक आक्रमण की सीमा में होना चाहिए, लेकिन कछुए के चारों ओर चट्टानें भी नीचे की ओर गिरी। इससे भी अधिक छेद और डिन के बीच कम दूरी के कारण चट्टानों से बचना डिन के लिए और भी कठिन हो गया। करण जानता था कि डिन शक्तिशाली था, लेकिन यह उसके लिए बहुत अधिक हो सकता है। डिन अब तक हर एक चट्टान से बचने में कामयाब रहा हो, लेकिन एक ऐसा कब तक चलेगा? एक ही बार और वह मर जाएगा। एक भी गलती और यह अंत होगा। भले ही डिन 99% चट्टानों से बच निकलने में कामयाब रहा हो, फिर भी कुछ कछुए को 100 चट्टानों निकालने में केवल 20 सेकंड लगेंगे। करण की हृदय गति और अधिक बढ़ गई। यदि डिन मर गया तो उनका जीवन जीवित रह पाएगा। यह डिन मर गया तो कछुए का ध्यान योद्धा के सबक पर केंद्रित हो गया, तो क्या वह भागने में सक्षम होगा? चट्टानों की गति को देखते हुए करण अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था। पर्वत कछुआ अपने वर्तमान स्तर पर हमला कर सकता था। यदि वॉरियर के ट्रक पर इस कछुए द्वारा बमबारी की गई तो यह पूरे शहर को मलबे में बदल देगा। करण को लगा दीवार पर अन्य मात्रा में अग्निमन इकट्ठा हो गया है और उसने ऊपर देखा। जादूगरों के घेरे के ऊपर 10 मीटर चौड़ा एक आग का गोला दिखाई दिया था। करण ने अपने जीवन में भी इतना अधिक अग्निमन महसूस नहीं। पहले के बड़े आग के गोले इस विशाल गोले की तुलना में कुछ भी नहीं थे। करण को यकीन नहीं था कि अगर वह आग का गोला विस्फोटक पर्वतीय कछुए से टकराए तो भी उसे गंभीर चोट आएगी। ये आग का गोला एक लघु परमाणु था। अब करण को एहसास हुआ कि डिन ने कछुए पर हमला क्यों नहीं किया था। भले ही उसके पास मूल रूप से जीत की कोई भी संभावना नहीं थी। आग के गोले से टकराने के लिए उसे कछुए का ध्यान भटकाना पड़ा। आग का गोला अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन एक ही चट्टान के साथ
पर्वतीय कछुए इसे दूर से ही नष्ट कर सकते। कछुए को ऐस पूरी तरह से अपने आसपास के दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करना था। यही एकमात्र तरीका था जिसका आग का गोला टकरा सकता था। आसपास के जादूगरों से जब करना बंद कर दिया, केवल बीच वाले दो ही आगे बढ़ रहे थे। फिर वे दोनों रुक गए। भूरे वस्त्र पहने जादूगर ने भुएं सिकोड़ कर हरे वस्त्र पहने जादूगर को देखा। हरे वस्त्र पहने जादूगर ने मुंह बनाकर सिर हिलाया। भूरे वस्त्र पहने जादूगर ने फिर दांत पीस लिए। हरे वस्त्र पहने जादूगर ने मन मूर्ति की ओर इशारा किया तो तुरंत हरे रंग में चमकने लगी। एक हरे रंग की रोशनी विशाल आग के गोले को जोड़कर मन मूर्ति में प्रवेश कर गई। नीचे कुछ मन पत्थर पवन मन से भरे हुए थे। करण ने मुंह फेर लिया। उन्हें ऐसे नतीजे की उम्मीद थी। यदि यह महज एक संयोग होता तो यह इतना परेशान भरा नहीं होता। 70 से अधिक सच्चे जादूगरों की एक साथ शक्ति भयानक थी। यहाँ तक कि एक टू फास्ट स्टेट जानवर भी इस सतर के हमले से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। लेकिन इसकी योजना एक मानव द्वारा बनाई गई थी, इसलिए उन्हें जादूगरों के बारे में पता था। उन्होंने डिफरेंस को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। भूरे वस्त्र पहनधारी जादूगर ने पर्वत कछुए को भुओं से देखा और फिर आग का गोला उस पर चला गया। क्योंकि सभी पवन मन को आग के गोले से बाहर निकाल लिया गया था, यह तुलनात्मक रूप से धीमा था। कछुए ने दूर से विनाशकाल आग के गोले को देखा और उस पर एक चट्टान से हमला किया। बूम! आग का गोला कछुए से बहुत दूर फट गया, जिससे 100 मीटर से अधिक चौड़ा विस्फोट हुआ। जैसे ही धूल इसकी ओर फेंकी गई, सदमे की लहर भी भूमि को तहस नहस कर दिया। इस समय हरे वस्त्र पहने जादूगर ने एक तेज शब्द बोला। हरे वस्त्र पहने 6 जादूगरों को घेरे के अंदर रोशनी दिखाई दी और उनकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गई। बीच में हरे वस्त्र पहने जादूगर ने अचानक हवा की 2 लहरें छोड़ दी और 2 जादूगर अलग हो गए। जाहिर है ये पवन जादूगर गद्दार थे। करण बता सकता है कि क्या हुआ था। इस हमले को विफल करने के लिए दुश्मन ने कुछ पवन जादूगरों को भेजा था। उन्होंने गलत मन दिया था, जिससे देश का संतुलन बिगड़ गया होगा। यदि वह जादू चलाया गया होता तो वह सही दिशा में चला गया होता। हो सकता है कि यह किसी टावर की ओर या वॉरियर पैराडाइज के मध्यम में चला गया हो। योजना पहले से तैयार की गई थी। करण ने अनुमान लगाया कि अगर वेड मन को बाहर नहीं निकाला गया होता तो आग का गोला मन मूर्ति पर चला जाता। जादूगरों ने फायर मन के साथ खिलवाड़ नहीं किया था होगा, क्योंकि इसके उनके बीच का आग का गोला फट सकता था। जादूगर एजेंट हो सकते हैं, लेकिन वे मरना नहीं चाहेंगे। सौभाग्य से केंद्र में 2 जादूगर तैयार हो चुके थे और उनके पास पहले से ही बेहतरीन मन पर नजर रखने के लिए एक जादुई सर्कल तैयार था, जिससे उन्हें गद्दारों को ढूंढने की अनुमति दी थी। उसी समय हरे वस्त्र पहने वाले जादूगर ने 2 गद्दारों को मार डाला। भूरे वस्त्र वाले जादूगर ने 2 अन्य पवन जादूगरों की ओर इशारा किया। पवन जादूगर तुरंत अपनी चेतना खो बैठे और गिर पड़े। वे माइंड अटैक के शिकार थे। इस 2 जादूगर को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और वे भागने वाले थे, लेकिन अचानक उनमें से एक के पीछे एक लाल छाया दिखाई दी। जादूगर आश्चर्यचकित रह गया। वह अपना मन शील्ड बनाने में भी सक्षम नहीं था। लाल छाया कहीं से अचानक प्रकट हो गई थी। 2 घुमावदार तलवारों के पास से जादूगर के 4 टुकड़े हो गए। यह रोहित था। दूसरा जादूगर ने देखा कि वह आखिरी थे और उन्हें तुरंत एक मन बैरियर बनाया। अन्य जादूगर सदमे और असमझ में देख रहे थे क्या हुआ था। उनका मंत्र विफल क्यों हुआ। रोहित ने आखिरी जादूगर पर गोली चलाई और उसने तुरंत अपना मन तैयार कर लिया। रोहित ने जादूगर के बारे में बाईं और दाईं ओर इशारा किया। रोहित की बाहों से कई क्रिस्टल निकले और आखिरी जादू के आसपास गिरे। विभिन्न मौलिक मन ने अब जादूगर को घेर लिया था और उनके चारों ओर का मन अस्थिर हो गया। जैसे ही उसने मंत्र का उपयोग किया, अचानक जादूगर गायब हो गया। 50 मीटर की दूरी पर वह फिर से साकार हुए और वह शहर में कूद गए। उसने और भी शब्द बोले, लेकिन बीच बीच में उसका चेहरा सदमे में बदल गया। टकराव! वह छत से गिरती हुई अपने नीचे एक घर में जा गिरा। रोहित ने उसके पीछे वार कर दिया। जब जादूगर ने निपटने की बात आई तो रोहित के पास बहुत अनुभव था। उनकी प्रतिद्वंदी एक विल्ड जादूगर था और विल्ड जादूगर के ये सबसे आम रणनीति दूर जाने के लिए मन मंत्र का उपयोग करना था। उसके द्वारा छोड़े गए क्रिस्टल ने उसे विषम मन में फेंट दिया था, जिससे उसका मन पवन जादू बर्बाद हो गया था। उसके कारण उसका मंत्र विफल हो गया, जिसका अर्थ था कि वह घर में गिर गया।
रोहित दीवार पर कूद गया। अचानक रोहित के साथ में एक विशाल लाल क्रिस्टल दिखाई दिया और उसने उसे घर के अंदर फेंक दिया। बूम! पूरा घर आग का गोला बनकर फट गया। रोहित ने एक नीली मन स्टोन बुलाया और उसके कवच ने अभी भी छोड़े गए आयुष्मान को अवशोषित कर लिया था। और फिर रोहित जलती हुई इमारत में उतरे। करण ने इमारत के अंदर से कई छोटे विस्फोटक की आवाजें सुनी, लेकिन कुछ सेकंड के बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर रोहित अपने हाथों में एक शरीर और एक सिर लेकर जलती हुई इमारत से बाहर चला आया। उसने उसे एक तरफ फेंक दिया और दीवार की ओर भूरे वस्त्र पहने जादूगरों की ओर देखा। भूरे वस्त्र पहने जादूगरों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और रोहित के लिए अंगूठा ऊपर उठाया, जिस उसने अपने दिमाग जादू से अन्य 2 जादूगरों को दरमरा कर दिया था। वे अभी भी जीवित थे, जिसका मतलब था कि वे जानकारी के लिए से पूछताछ कर सकते हैं। अचानक करण की आंखों के कोने में कुछ हिल गया। करण ने उधर देखा और उसका दिल लगभग रुक गया। पर्वत कछुआ कूद गया था। यह इस समय आकाश में था और मैं मानो रुक सा गया हो, जैसे कि यह दुनिया की एकमात्र चलती हुई चीज हो। कछुए के पैर नीचे की ओर फैले हुए थे और फिर उसके पैरों के तलवों में 100 से अधिक छेद हो गए। हर कोई खामोश सदमे और आतंक से इधर उधर देख रहा था। और फिर 100 से अधिक चट्टानें उसके नीचे जमीन पर गिरी, जैसे कि उन्हें बंदूक से गोली मारी गई हो। बूम! आसपास के किलोमीटर को पूर्ण विनाश के क्षेत्र में बदल दिया गया था। विशाल आग के गोले नष्ट करने के बाद कछुए को एहसास हुआ कि वॉरियर के स्वर्ग में कुछ ऐसा था जो उसके लिए खतरा हो सकता है। इस वजह से उसने लड़ाई को जल्द खत्म करने का फैसला किया था। बूम! पर्वत कछुआ उतरा और धूल के एक बादल ने उसे भस्म कर दिया। मौन! कई सेकंड तक किसी ने बात नहीं की और फिर दूर के विस्फोट वापस आ गए, लेकिन इस बार वे चट्टानों से नहीं थे। पर्वत कछुए का भव्य सिर दूर से भरे बादल से बाहर झुका हुआ था। यह अब अपने आसपास की ओर नहीं देखता था। वॉरियर के सबक को छोड़कर इसके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिससे इसे खतरा हो, और वह अधिक समय तक खतरा नहीं रहेगा।